हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत की। हमारे आसपास की दुनिया कितनी खूबसूरत और अलग अलग जीवों से भरी है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर लिविंग किसे कहते हैं। किसी भी जीव में 4 मुख्य गुण होते हैं जो कि उन्हें निर्जीव से अलग करते हैं। उनमें पहला हो गया वृद्धि। जीव समय के साथ अपने आकार और भार में वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि कोशिकाओं की संख्या और आकार बढ़ने से होती है। दूसरा हो गया प्रजनन। जीव अपनी ही जाति के नए संतानों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से हो सकती है। तीसरा हो गया उपापचय। जीव अपने शरीर में अनेक रासायनिक क्रियाएं करते हैं। उनमें भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सभी उपचाय क्रियाएं हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा हो गया चेतना। जीव अपने वातावरण के प्रति सचेत होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, यानी छूने पर पत्तियां मुड़ जाती हैं, गर्मी में पसीना आना, आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देना, ये सभी चेतना के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, जो नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं कि क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सभी जीवों को स्पष्ट करने वाले यानी कि उनके पक्के लक्षण हैं, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हम सजीव हैं, हम वृद्धि करते हैं, पहाड़ भी वृद्धि करते हैं। अब वे कैसे वृद्धि करते हैं? पहाड़ के आसपास धूल जमने से उनकी वृद्धि होती है, यानी कि उनकी एक्सटर्नल वृद्धि होती है, पर वो नॉन लिविंग है। और खच्चर व बाज मनुष्य अपने योग्य संतति पैदा नहीं कर सकते, फिर भी वे लिविंग है। इसीलिए सुस्पष्ट लक्षण केवल और केवल चेतना और उपापचय ही है। अब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की। किसी भी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार ही जैव विविधता कहलाती है। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट मेयर। उनके अनुसार पृथ्वी पर कुल मिलाकर लगभग 7 मिलियन जातियां मौजूद हैं, लेकिन उनसे हमें अभी तक सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों के बारे में ही पता चल पाया है और उनका नामकरण हो पाया है। अगर इन 1.7 से 1.8 मिलियन को हम बांटे तो इससे हमें 1.2 मिलियन जंतु प्राप्त होते हैं और 0.5 से 0.7 मिलियन पादप प्राप्त होते हैं। यानी हमारी धरती पर पादप से कहीं ज्यादा वैरायटी जंतु की। यहाँ पर 2 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना, जो एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। वो क्या है? पहला, जंतु जगत में सर्वाधिक विविधता ऑर्थोपोडा संघ में पाई जाती है। ऑर्थोपोडा का मतलब क्या? ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? हमारे घरों में कॉकरोच, मच्छर, मक्खी और मकड़ी होते हैं, ये सब इसी में आते हैं। पूरी धरती पर अगर 10 जानवर उठाएंगे तो उनमें से 7 सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े यानी ऑर्थोपोडा ही होंगे। दूसरा हो गया वनस्पति जगत में सर्वाधिक विविधता आवर्तबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, यानी वे पौधे जिनसे फूल और फल आते हैं। तो अगला टॉपिक है टेक्सोनोमी यानी कि वर्ग की। अगर हम आसान भाषा में कहें तो जीवों को पहचानना, उनका नाम रखना और उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटना ही टेक्सोनोमी है। और इसके जनक कैरोलस लिनियस है। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बच्चों। अब वर्गीकी के पद को हम एक एक करके समझते हैं। पहला हो गया विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, अज्ञात जीवों के लक्षणों का निर्धारण करना। दूसरा हो गया पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, किसी जीव के लक्षण का अध्ययन करके उसकी पहचान करना। तीसरा हो गया वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, जीवों को उनके समान लक्षण के आधार पर समूह में बांटना। और सबसे आखिरी नोमेनकल्चर, इंटरनेशनल नियमों के अनुसार इस जीव को एक साइंटिफिक नाम देना ताकि पूरी दुनिया में उसे इसी नाम से जाना जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करते क्यों हैं, तो चलिए देखते हैं वर्गीकी के उद्देश्य। इससे जीवों का अध्ययन बहुत आसान हो जाता है। हम अलग अलग जीवों के बीच समानता और भिन्नता को अच्छे से समझ पाते हैं। इससे नए जीवों की खोज में मदद मिलती है और सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिक नामों की वजह से पूरे विश्व में एकरूपता आई है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। साथ ही ये जीवों के विकास को समझने में हमारी मदद करता है। तो अगला टॉपिक है सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकी पद्धति। जब हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ जीवों के आपसी विकासीय संबंध को देखते हैं तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति बराबर वर्गीकी प्लस विकासीय संबंध। अब यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कैरोलस लिनियस ने जो अपनी बुक पब्लिश की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम
सिस्टमा नेचर था। इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें यहाँ पर सिस्टमा नेचर को अंडरलाइन किया है, तो हम अगली स्लाइड में बताएंगे कि हमने इसे अंडरलाइन क्यों किया है। अब अगला टॉपिक है नामकरण। तो दोस्तों, अलग अलग जगह पर एक ही जीव के अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसीलिए एक साइंटिफिक नेम की ज़रूरत होती है जो पूरे विश्व में एक समान रहे। इसलिए 2 बड़ी संस्थानें हैं जो नाम तय करती हैं। उनमें पहला हो गया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, जो पौधों के नाम रखती है। दूसरा हो गया ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, जो जंतुओं के नाम रखती है। दोस्तों, अगला टॉपिक है द्विनाम पद्धति यानी बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक जीव का साइंटिफिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला शब्द होता है वह उसके वंश को दिखाता है और दूसरा शब्द होता है वह उसकी जाति को दिखाता है, और ये दोनों हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्टेबल को देखें। आम का साइंटिफिक नेम मैंजीफेराइन लिखा है, इसमें वंश मैंजीफेरा है, जाति इंडिका है। मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, इसमें होमो वंश है और जाति सेपियंस है। एक ज़रूरी रूल याद रखना, जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़े लेटर से शुरू होता है और स्पीशीज को छोटे लेटर में लिखते हैं। और अगर हम उसे हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि हमने अंडरलाइन क्यों किया है। क्योंकि हमने वैज्ञानिक नाम लिखा था और हाथ से लिखा था तो अंडरलाइन किया था, और अगर छपाई में हम उसे लिखते तो इटैलिक्स यानी तिरछा लिखते। दोस्तों, अगला टॉपिक है टेक्सोनोमी कैटेगरी, यानी टेक्सोनोमी कैटेगरियों को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग लेवल होते हैं, जिन्हें हम कैटेगरीज या श्रेणियां कहते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात याद रखें कि स्पीशीज वर्गीकी की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। अब हम इसका सीक्वेंस देखें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। सबसे नीचे जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ या भाग, और सबसे ऊपर आती है जगत। नीचे से ऊपर जाने पर जीवों में समानताएं कम होती हैं। इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। जगत, यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी है, जिनमें मिलते जुलते जीवों के कई संघ शामिल होते हैं। संघ, समान लक्षणों वाले कई वर्ग इस श्रेणी में आते हैं। वर्ग, समान लक्षणों वाले कई गण मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। अब अगला है गण। इसके अंतर्गत समान लक्षणों वाले कई कुलों को रखा जाता है। कुल, समान लक्षणों वाले कई वंश को इस श्रेणी में रखा जाता है। और वंश, समान लक्षणों वाली एक या अधिक जातियां मिलकर वंश बनाती है। और सबसे आखिरी है जाति। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। समान लक्षणों वाले जीवों का एक ऐसा समूह है जो आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन करते हैं, उपजाऊ संतान का निर्माण करते हैं। आज हमने इस चैप्टर में सीखा कि जीवों में वृद्धि, प्रजनन, उपचार और चेतना जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जीवों की विविधता बहुत अधिक है। इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकी, नामकरण और द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। वर्गीकरण की 7 मुख्य श्रेणियां होती हैं: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें याद रखना है कि जीवों की पहचान और वर्गीकरण से उनके संबंध का पता चलता है। वैज्ञानिक नाम विश्व भर में मान्य होते हैं और द्विनाम पद्धति के जनक कार्लस लिनियस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी आसान वीडियोस के लिए बायो फैक्ट हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।